Everyone and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. So my name is Lakshita and as you all know I am a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. Our institute has been serving in this industry for a long time now. We provide coaching for UPSC, CSC and other competitive exams. And secondly, we have bilingual courses with offline and online mode available. So let's begin with our session today, in which we'll be discussing one by one topic of polity for your revision purpose. It is so important for you to revise the topic, so we have brought this one-on-one series in which we'll be discussing one topic a day, so that you can grasp or revise your topic easily, and it will make things easier for you to understand. So we'll begin with the most important topic, that is लोकपाल and the लोकायुक्त. Okay, तो as you all know लोकपाल और लोकायुक्त क्या इनका रोल होता है. दे आर एन ओम्बड्समैन बॉडी जो कि करप्शन एक्टिविटीज़ को देखते हैं बेसिकली. तो लोकपाल एंड लोकायुक्त इज़ एन एंटी करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको हम ओम्बड्समैन भी बोल सकते हैं. एंड इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन स्वीडन. ठीक है, सबसे पहले ओम्बड्समैन बॉडी स्वीडन में स्टार्ट करी गई थी. ये एक एंटी करप्शन बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं बेसिकली कोई भी अगर उन पर कंप्लेन आती है रिलेटेड टू करप्शन उसको. ठीक है, एंड ये जो एक्ट लाया गया था उसको 2013 में लाया गया था. इसमें सबसे बड़ा रोल रहा था अन्ना हजारे का, हु वेंट ऑन अ आंदोलन बेसिकली, जिससे कि ये एक्ट को पास किया जा सके टू प्रिवेंट द करप्शन. ओके, इसमें जो प्रोविज़न है लोकपाल को सेंटर में अपॉइंट किया जाता है एंड लोकायुक्त हर स्टेट में होता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लोकपाल सेंटर के लिए होता है एंड लोकायुक्त इज़ फॉर द स्टेट. एंड दीज आर द स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इस्टेब्लिश विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं बनाई गया है. दीज आर एस्टैब्लिश टू द स्टैट्यूटरी बॉडीज़. ओके, उसके बाद जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस जज रह चुके हैं. ही वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया. तो आपको फर्स्ट लोकपाल का नाम भी रिमेंबर रखना चाहिए, दैट इज़ जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त का इंडिया में डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कैसे लोकपाल लोकायुक्त इंडिया में आया. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट टाइम लोकपाल या लोकायुक्त का टर्म था एज एन ओम्बड्समैन वो एस्टैब्लिश किया गया था स्वीडन में. दैट वॉज इन 1809. ठीक है, तो सबसे पहले लोकपाल लोकायुक्त कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, स्वीडन में. उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था लोकपाल का वो डेवलप किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, दैट इज़ आफ्टर 1945 जो लोकपाल एज अ कॉन्सेप्ट था वो निकल के आता है. उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने इसको अडॉप्ट किया था 1967 में. एंड इंडिया में सबसे पहले जो लोकपाल लोकायुक्त का टर्म था या उसके बारे में जो था उसका प्रपोजल रखा गया था 1960 में बाय द देन लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन. उन्होंने इसका प्रपोजल रखा था. उसके बाद जो हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थी 1966 में, उनकी रिकमेंडेशन भी हमने इस टर्म का जिक्र देखा है. ओके, that for an establishment of an impartial authority to investigate complaints against public official. ठीक है, कि ऐसी एक अथॉरिटी बनाई जाए जो कि इन्वेस्टिगेट कर सके कंप्लेंट्स में जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स के रिलेटेड होती है उसके कंप्लेंट्स के लिए. ठीक है, उसमें एक अथॉरिटी को सेटअप किया जाए. उसके बाद पहले बार तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के थ्रू आया टर्म. उसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन जो कि वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप में थी, उन्होंने भी रेकमेंड किया था प्रोविजन ऑफ द लोकपाल, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए कि करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ को हम रोक सकें, प्रिवेंशन कर सकें अपने लेवल पे. ठीक है, तो फिर इंडिया में फर्स्ट लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में. फर्स्ट रिकमेंडेशन दी थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में, और लोकपाल बिल आया था इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 1968 में, बट उसको पास नहीं किया गया था टिल 2011. उसको 8 बार अटेम्प्ट्स किए गए थे बिल को पास करवाने के, बट इट ऑल फेल्ड. ठीक है, नल हो गए वो. उसके बाद फाइनली रिजर्व ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द सिविल सोसाइटी एंड डिमांड्स ऑफ द सोशल ग्रुप. उसके बाद फिर से सिविल सोसाइटी और हमारे सोशल ग्रुप्स ने एक प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे, जिससे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल जो हुआ वो 2013 में फाइनली पास होकर आ गया. ओके,
उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लोकपाल का। सबसे पहले तो लोकपाल में एक चेयरमैन होता है और फिर 8 मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर याद रखना कि इसमें कौन कौन होता है, एक चेयरमैन और 8 अदर मेंबर्स होते हैं। फिर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द चेयरमैन एंड हाफ ऑफ द मेंबर्स टू हैव लीगल बैकग्राउंड, मतलब देखा जैसे हमारा फर्स्ट चेयरमैन जो थे इसके वो चीफ जस्टिस रह चुके थे, तो वैसे ही जो चेयरमैन होते हैं और हाफ ऑफ द मेंबर्स मतलब मिनिमम 4 मेंबर्स, उनका एक लीगल बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन 50% ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वुमेन, इन कैटेगरीज के रिजर्वेशन होना इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा? फर्स्ट, ही शुड बी अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब लीगल बैकग्राउंड से होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो या तो चीफ जस्टिस हो फॉर्मर या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो। सेकेंड, ही शुड बी पर्सन ऑफ इम्पेगल इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंट एबिलिटी, मतलब उनकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए अपने काम की तरफ और उनकी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि मतलब मिनिमम वो 25 ईयर्स का उन पे एक्सपीरियंस हो फॉर रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी लॉ मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इन फील्ड्स में उनका एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कम कि हम अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे हमारे चेयरमैन या मेंबर्स का। क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम अपॉइंटमेंट को। तो सबसे पहला हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स को एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, ठीक है। और उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? पहला होते हैं प्राइम मिनिस्टर, देन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एन एमिजरेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये 5 कैटेगरी के लोग इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द लोकपाल एंड द लोकायुक्त। ओके, अब टेन्योर की बात करें तो जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकपाल है उनका ऑफिस होता है 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, एंड उनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेज है एंड अदर कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन दैट इज सेम एज दैट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज या तो वो फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। तो उनकी सैलरी अलाउंसेस और अदर कंडीशन जो ऑफिस के होते हैं वो सेम हो जाते हैं एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, and the salary allowances and condition of the office of other members shall be same as a judge of the Supreme Court, ठीक है। उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जैसा हो गया चेयरमैन का और अदर मेंबर्स का हो गया जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह, अंडरस्टैंड। एंड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनके मतलब सैलरी अलाउंसेस अदर एक्सपेंसेस सब कुछ कहाँ से डिराइव किए जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, नेक्स्ट, अब इनका जुरिडिक्शन और पावर्स क्या होती है हमारे लोकपाल की, मतलब लोकपाल का अथॉरिटी कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला उनका होगा ऑल ग्रुप ABCD ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ABCD कैटेगरीज जो होती हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उन पे एंड द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद PSUs हो जाएंगे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पे मिनिस्टर एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, तो इन पे इनका जुरिडिक्शन अथॉरिटी चल जाती है किसकी? लोकपाल की। Except corruption cases related to international relations, security, public order and nuclear energy, prime ministers come under the purview of Lokpal, ठीक है। corruption cases that are related to international relation या फिर security या public order या फिर nuclear energy, इन सब को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर इनके लोकपाल के परव्यू या अथॉरिटी में आ जाते हैं। और अगर कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो इन द एक्ट ऑफ अबेटिंग, गिविंग और टेकिंग ऑफ द ब्राइब्स और फॉर बैड डीड्स कम अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल, और कोई इंसान जो कि गवर्नमेंट से लिंकेज है जिसकी, जो कि या तो ब्राइब देते हुए पकड़ा गया हो या किसी बैड डीड्स में हो या फिर एक्ट ऑफ अबेटिंग हो किसी का, तो वो सब किस में आ जाते हैं? परव्यू ऑफ लोकपाल में, मतलब लोकपाल की अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं, वो उनको सम्मान बेसिकली कर सकता है। they collect information about the assets and liability of public official as well as their depend, इसका मतलब होता है कि they collect information about कि किसका कितना एसेट है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें जानना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पैसे को इकट्ठा करके या तो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या और किसी चीज़ में लगा देंगे, तो इसलिए उनके एसेट और लाइबिलिटी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद
इट हैज़ अ राइट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ऑल द एजेंसीज लाइक CBI CVC, ठीक है, तो उनको भी ये लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एंड उनको भी ये लोग टास्क असाइन कर सकते हैं अगर इन्हें लगता है कि इन्हें किसी के बारे में जानने की या छानबीन करने की ज़रूरत है, तो दे कैन गो टू दीज एजेंसीज। और द ऑफिसर कंसर्न कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द परमिशन ऑफ द लोकपाल। अगर किसी को असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो ऑफिसर को ये लोग को गवर्नमेंट या को ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता जब तक कि लोकपाल की उसमें परमिशन नहीं मिल जाती, ठीक है। एंड जो इंक्वायरी ब्रांच होती है लोकपाल की, उसको कितनी पावर्स मिलती है, सिविल कोर्ट की तरह, ठीक है, उसको सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। लोकपाल को ऑल्सो हैज़ द पावर टू कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू करप्शन ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। अगर लोकपाल की इन्वेस्टिगेशन के टाइम उन्हें पता लगता है कि किसी के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो करप्शन के पैसों से ली गई है, तो वो उसको उस टाइम के लिए बंद कर सकते हैं या अपने अंडर ले सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। उनके पास इतनी पावर भी होती है दैट दे कैन सस्पेंड और ट्रांसफ़र पब्लिक सर्वेंट अक्यूज ऑफ करप्शन। या तो सस्पेंड कर सकते हैं या उस पब्लिक सर्वेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं इफ़ दे फाइंड दैट द पर्सन इज अक्यूज ऑफ करप्शन। ओके, it can be recommended to the central government the establishment of any special courts to hear or decide any case, or they can also recommend to the central government if they need कि आप special court बनाइए इस चीज़ की हेयरिंग या इस टॉपिक की हेयरिंग के लिए। अगर कोई केस ऐसा आता है उन्हें लगता है दैट इट नीड्स स्पेशल हेयरिंग, तो दे कैन रेकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द कोर्ट। अब हमारा आ जाता है फंक्शन ऑफ द ओम्बड्समैन के फंक्शन क्या होते हैं। लोकपाल वर्क ओनली ऑन कंप्लेंट, वो अपना एक्शन उस पर एकदम से नहीं ले सकते, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेन इट कैन ऑर्डर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सबसे पहले कंप्लेन आएगी लोकपाल में, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसकी पहले इंक्वायरी करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद लोकपाल की 2 ब्रांचेज हो जाती है, एक तो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है, एक प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है, ठीक है। लोकपाल अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग के थ्रू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर उसको लगता है कोई भी ऑफेंस है जो कमिट हुआ है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। और उसके बाद वो डिटेल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी के लिए वो डिटेल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एंड अगर टेस्टिंग के बाद, इंक्वायरी के बाद उन्हें लगता है कि जो पर्सन है उसने कमिट किया है करप्शन, ठीक है, तो लोकपाल उसके लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं या रेकमेंड कर सकते हैं। ओके, अब लोकपाल को अगर हमें ऑफिस से रिमूव करना है तो क्या उनके लिए क्राइटेरिया सेट है। सबसे पहले द चेयरमैन और द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट ही इन्हें रिमूव कर सकता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब ग्राउंड ऑफ रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट आर मिसकंडक्ट, फिजिकल और मेंटल इलनेस, बैंकरप्सी, पेड एम्प्लॉयमेंट इन एडिशन टू द पोस्ट हेल्ड। तो मतलब या तो उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया हो या उनकी कोई इलनेस हो ऐसी मेंटल या फिजिकल, कोई बैंकरप्सी का केस हो, और अगर वो किसी और जगह पर भी काम कर रहे हैं, कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट पे अगर वो हैं, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए दे नीड सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि ज़रूरी हो जाते हैं ऑन द पिटिशन टू एक्सपेल द चेयरपर्सन और द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल फ्रॉम द पोस्ट। इसके लिए 100 मेंबर्स के सिग्नेचर्स ऑफ द पार्लियामेंट मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर दे वांट टू रिमूव द चेयरपर्सन तो उसकी पिटिशन पे साइन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, एंड उसके होने के बाद इट इज़ सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन अगर सुप्रीम कोर्ट फाइंड करता है कि जो चार्जेस है अगेंस्ट द स्पीकर और द मेंबर, ठीक है, या तो चेयरपर्सन या जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं दे आर वैलिड, देन दे कैन रिमूव द पर्सन और ही और शी विल बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। वो रिकमेंड करेंगे उसके बारे में टू द प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट विल रिमूव द पर्सन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि लोकपाल लोकायुक्त का स्टार्टिंग कहाँ से हुई, देन व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाट आर देयर डेवलपमेंट्स, उनका पहली बात तो कैसे वो लोग रोल में लाए जाते हैं, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, कौन उन्हें रिमूव करता है, एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर रिमूविंग द पर्सन, ठीक है, एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकायुक्त हमारा स्टेट लेवल पे हो जाता है एंड लोकपाल एट द सेंटर हो जाता है, एंड इट केम अंडर द एक्ट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ओके,
I hope you like the session. Please do like, share and subscribe our channel because we are bringing more such videos for you all. ठीक है, कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको टॉपिक्स को. ठीक है, अब बुक पढ़ने जाते हैं आप तो आपको बहुत टाइम लग जाता है. अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका फटाफट टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. ओके, आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन एंड प्लीज़ टू कमेंट डाउन बिलो. अगर आपको कोई भी टॉपिक पे रिविजन मतलब कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक द वीडियो फॉर यू. Okay, thank you and I'll meet you soon. Bye bye.